And a growing exodus from Canada poses a threat to one of the cornerstones of Prime Minister Justin Trudeau's policy. The difficult decision some immigrants are now making to leave. New research shows more immigrants are leaving Canada. A record number of new permanent residents were added to Canada's population last year, but the big question is how many are here to stay. ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग कनाडा छोड़ना चाह रहे हैं? इस मुल्क में कुछ इनहेरेंट इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वो लोग जो ज़्यादातर फिलीपींस, वियतनाम, श्रीलंका, जमैका और आई वुड आल्सो ऐड जो साउथ एशियन कंट्रीज से आ रहे हैं, उनके चांसेस मुल्क छोड़ने के बहुत कम हैं. आज की वीडियो का इम्पोर्टेंट सवाल जो हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि इज़ कनाडा द राइट कंट्री टू बिल्ड योर फ्यूचर इन? तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं. Canada absolutely sucks now. एकदम से ये कह देना कि कनाडा एब्सोल्युटली सक्स, मेरे ख्याल में ये नामुनासिब होगा. इसके पीछे हमें रीजंस देखने की ज़रूरत है जो लोग शेयर भी कर चुके हैं सोशल मीडिया पे, और पर्सनली मैं भी जिन लोगों से मिला हूँ उन्होंने कैटेगोरिकली वो रीजंस शेयर किए हैं, और मोस्ट ऑफ द रीजंस आर ट्रू. और मुझे ये रियलाइज़ ग्रेजुअली हो रहा है द वे इट लुक्स फ्राम आउटसाइड द सिचुएशन इज़ नॉट द सेम. इस मुल्क में कुछ इनहेरेंट इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कनाडा से बाहर बैठ के आप देखें तो आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होता और इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि पता है कि कनाडा ने इतने इमिग्रेंट्स को बुला लिया, हर साल उनका टारगेट रिन्यू होता जाता है, तो आपका सारा फोकस उस पर चला जाता है. बट कहीं पर ये डिस्कशन मीडिया की और सोशल मीडिया की जीनत शायद उस तरीके से नहीं बन पाती कि जहाँ पर इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि एक चैलेंज ज़रूर है बॉर्न कैनेडियंस के लिए भी और उन कैनेडियंस के लिए भी जो रिसेंटली इस मुल्क में आए हैं. अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और आप इस हवाले से और जानना चाहते हैं या किसी भी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और आपके पास और इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. उससे मेरी इनकरेजमेंट हो जाएगी और मैं आपके लिए जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो और बेहतर तरीके से आपके सामने ला सकूँगा और ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर कर सकूँगा. जहाँ मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कनाडा छोड़ के जाना चाह रहे हैं, मैं आप पर्सपेक्टिव के लिए आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि रिसेंटली कितने लोग कनाडा आए हैं और कनाडा की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा रिसेंट टाइम्स में इंक्रीज़ हुई है. नंबर शेयर करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कॉशन करना चाहूँगा कि जो नंबर्स मैं शेयर करूँगा शायद वो अलार्मिंग ना हो, लेकिन वो एक ट्रेंड को ज़रूर इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि एक ख़ास डायरेक्शन में ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं. कनाडा ने रिसेंटली रिकॉर्ड लेवल ऑफ इमिग्रेंट्स को वेलकम किया अपने मुल्क में और उनको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ एन इंडिकेशन कि मुल्क की एक रिक्वायरमेंट है और बहुत सारे लोग कनाडा में आना चाह रहे हैं. कनाडा की पॉपुलेशन 2023 में 4 करोड़ तकरीबन एस्टिमेट की गई है और 2023 में ही तकरीबन 1 मिलियन लोग कनाडा में आए हैं. इसमें पीआर पे भी लोग हैं, स्टूडेंट भी आए हैं और बहुत सारे डिफरेंट अदर स्ट्रीम्स जो कि अवेलेबल हैं उनके थ्रू आए हैं. और 2023 में जो 1 मिलियन लोग आए हैं और उसकी वजह से जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है वो 1861 के बाद से अब तक सबसे बड़ी पॉपुलेशन ग्रोथ है. एक नई स्टडी स्टैटिस्टिक्स ऑफ कनाडा ने अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि एटलीस्ट 15% लोग इमिग्रेट करने के 20 साल के अंदर मुल्क छोड़ जाते हैं. और उसी स्टडी में उन्होंने ये भी बताया है कि जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं इस मुल्क में उन आने वालों में से तकरीबन 5.1% लोग विद इन 5 years कनाडा को छोड़ जाते हैं. जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि नंबर शायद इतने अलार्मिंग ना हो, लेकिन ये एक ट्रेंड को ज़रूर शो करते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ सेटल नहीं हो पाते. 1982 तक जिन भी लोगों को यहाँ पर इमिग्रेशन या स्टेटस मिला था उनमें से सिर्फ 1% लोग कनाडा को छोड़ के जा रहे थे, जो ट्रेंड सिर्फ 1% था 1982 में लोगों का मुल्क छोड़ के जाने के लिए, वो तकरीबन 31% तक बढ़ चुका है 2017 में. और सबसे बड़ा स्पाइक 2017 में देखने में आया जिस साल में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग कनाडा छोड़ गए. और इसके बाद से क्योंकि कोविड आ गया उसकी वजह से वो ट्रेंड थोड़ा नीचे आया, बट अब अगेन एक दफ़ा फिर स्पाइक देखने में आ रहा है जहाँ 2022 में तकरीबन 93,000 लोग छोड़ के गए और 2023 में तकरीबन 95,000 लोगों ने कनाडा को छोड़ा. अगेन एक रीसेंट रिपोर्ट में ये शेयर किया गया था
کہ زیادہ تر وہ لوگ جو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں تائیوان، یونائٹڈ اسٹیٹس، فرانس، ہانگ کانگ اور وہ لوگ شامل ہیں جو لبنان سے آئے ہوئے ہیں. اسی رپورٹ میں یہ شیئر کیا گیا کہ وہ لوگ جو زیادہ تر فلپینس، ویتنام، سری لنکا، جمیکا اور آئی وڈ آلسو ایڈ جو ساؤتھ ایشین کنٹریز سے آ رہے ہیں ان کے چانسز ملک چھوڑنے کے بہت کم ہیں. اور ان میں زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جن کے بچے نہیں ہیں یا جو یہاں پر گورنمنٹ سے چائلڈ بینیفٹس یا سملر سورٹ بینیفٹس نہیں لے رہے. کمپیریزن میں جن کے بچے ہیں اور فیملیز ہیں وہ دس رپورٹ سیز دے آر لیس لائکلی ٹو لیو کینیڈا. اور اسی رپورٹ میں انہوں نے شیئر کیا کہ جو لوگ انویسٹرز ہیں اور انٹرپرنوریل ہیں اور جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ دے آر لائکلی ٹو لیو کینیڈا. ان کے مقابلے میں جو ایز اے کیئر گیور یہاں پر کام کر رہے ہیں یا اس ملک میں جن لوگوں نے ریفیوجی اسٹیٹس کلیم کیا ہوا ہے یا پولیٹیکل اسائلم کے طور پر اس ملک میں آئے ہیں ان کے چھوڑنے کے چانسز بہت کم ہیں کمپیئر ٹو پیپل فرام ادر کیٹیگری دیٹ آئی مینشن اے وائل اگو. دیکھتے ہیں 5 بڑے ریزنس جو یوٹیوب پہ لوگوں نے شیئر کیے. میں نے اس کو فلٹر آؤٹ کر کے restricted them to 5 main reasons جس کی وجہ سے لوگ ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس ملک میں بہت سارے ریزنس میں کچھ ان ایکسپیکٹڈ ریزن بھی ہیں جو آپ تصور نہیں کر سکتے کینیڈا میں آنے سے پہلے. فار ایگزامپل یہاں پر ڈرگس بہت زیادہ یوز ہونے لگ گئی ہیں. اگر آپ کہیں بھی ڈاؤن ٹاؤن چلے جائیں یا آپ کہیں واک کر رہے ہوں تو آپ کو ہوم لیسنس بہت زیادہ نظر آئے گی. اور لوگ کافی اپسیٹ ہیں کہ یہ رینڈم اٹیکس اور کار دیفٹ اور جو ڈرگ ابیوز ہے وہ لوگوں کو اس چیز پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس اپنے ڈیسیجن کو ریکنسیڈر کریں کہ کینیڈا میں کیا رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. I'm just going to go over the last 2 weeks of my life living in a nice area downtown Ottawa. If you walk out my front door right now, you will be stepping over needles and crack pipes. There is hundreds of them just out there. So again, just in the last 2 weeks, I had my car window smashed and broken into. My friend had his car broken into as well. We pretty much have to clean up needles and crack pipes on a daily basis. Yesterday, I also saw a junkie throw a hot coffee in someone's face a couple blocks down the road. And I have had to call the cops about 3 times in the last 2 weeks. We have had a couple of homeless guys basically camping out on our property. Reason number 2. لوگ پریفر کرتے ہیں یہاں پر اپنے ہی سیٹ آف کمیونٹی میں رہنا. فار ایگزامپل اگر مسلم کمیونٹی ہے تو وہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ رہے گی, کرسچن ہے کرسچنس کے ساتھ رہیں گے, پاکستان سے آئے ہیں تو وہ پاکستان ہی میں رہیں گے, وہ باقی سیٹ آف ایتھنیسٹیز, نیشنلٹیز یا باقی گروپس کے ساتھ مکس اپ ہونا زیادہ نہیں پسند کرتے. اس ڈائیورسٹی ایز سچ ہے بٹ اگین ہر کمیونٹی میں خاص گروپ بنے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی لوگ جب ایک چینج کے لیے اپنے ملک سے آتے ہیں اور اپنی کمیونٹیز میں رہنا پڑ جاتا ہے تو دیٹ بیکمز اے ریزن فار دیم ٹو ناٹ کنسیڈر لیونگ ان کینیڈا اور وہ ملک چھوڑ جاتے ہیں. And the Indians hung out with the Indians, the Vietnamese hung out with the Vietnamese people, and the white people hung out with the white people. You get what I mean, right? Now this is not an absolute rule. Sure, some Canadian-born Chinese people I saw hung out with white friends. But in general, that just wasn't what I observed, right? People still hung out with people that were similar to them. And so it's almost like there were these invisible boundaries in between groups of people. We were our own community and we had our own identity. And so I never felt like I really belonged in Canada. Reason number 3, this may be applicable to only one set of community. کچھ لوگوں کی preference یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے مسلم communities میں کہ اگر آپ کو اذان کی آواز نہیں آ رہی اور اگر آپ کے پاس انف اپرچونیٹیز نہیں ہے کہ آپ جا کے نماز پڑھ سکیں یا پراپر طریقے سے وضو کر سکیں, وہ چند ایک ریزنس میں ہیں. یہ اگین کلچرلی اور ریلیجیسلی ایسی ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں, تو دس از اندر ریزن. There's no Islamic environment in Canada. Now, I will preface that statement by saying there are certainly certain locations within Canada where there is a high amount of Muslims living. But what we mean by Islamic environment is that in certain countries, again, we've traveled to a few different Muslim countries, that when you go there, you hear the adhan, the call to prayer 5 times a day. It's playing on the loudspeakers. It's that constant reminder. Whether you're in the mall in Dubai or Malaysia or wherever you are, you hear the adhan go off
Everybody goes to pray. But there's somewhere to pray. You have accessibility to go and pray. Like, Absolutely. Right now we struggle when we're out and about. We have to, pray in parking lots. We have to pray in places that aren't clean. Like, it's just not an easy way to practice being a Muslim. And not just that, but like accessibility of halal food, being close to a masjid. Like, there's so many things. And probably the biggest aspect of that, I would say, is that in Canada, you have to question your daily life in terms of being a visible Muslim. रीज़न नंबर 4, इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ और ये बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी अपना शेयर किया कि इन्फ्लेशन कनाडा में उस हद तक पहुँच गई है कि जहाँ पर अफोर्ड करना चीज़ों को बेसिक नेसेसिटीज़ बहुत मुश्किल हो गया है. So one of the reasons, probably the main reason why people are moving out of Canada is that Canada has an incredibly high cost of living that keeps going up. In fact, it's on the news daily that this is like unprecedented times, that inflation is so high, cost of food, cost of living, and we don't have that high of a wage standard, so in parts of Canada the minimum wage is $15 Canadian an hour. रीज़न नंबर 5, रिसेंटली कनाडा में इस चीज़ पे बहुत डिबेट हुई है कि एक वोक कल्चर सामने आना स्टार्ट हुआ है LGBTIQ को लेकर, और एक ऑन स्लॉट स्टार्ट हुई है कि लोगों को एक एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दी जाए कि वो जो अपने लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं वो अपने लिए सिलेक्ट करें, और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी और इन सम केसेस गवर्नमेंट इंपोज भी करेगी. Another reason why most people leave Canada and why I found Canada truly shocking, to say the least, is the woke culture. It's getting worse and worse and worse. And I'm okay if you want to love whoever you want to love. I'm okay if you want to be whoever you want to be. I truly don't care. But in Canada, it's pushed down your throat. You see these pride flags literally everywhere. Right next to the Canadian flag, in every government building, there is a pride flag. There's posters and banners everywhere for pride. They just want to shove it down your throat. They're teaching this to children. So children grow up with these ideologies, so they become trans and woke themselves. इस सारी डिस्कशन के बाद मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि yes, there are a lot of people who are leaving Canada who are unhappy about the way things are in the country, but एक ट्रेंड जिस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि अभी भी कनाडा को अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए और अपना सोशल सेफ्टी नेट को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, और इनकी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पॉपुलेशन किसी तरीके से इंक्रीज़ हो और ये अपनी इकोनॉमी को आगे लेके चल सकें. एज समवन हु हैज़ ऑलरेडी स्पेंट 1 year इन द कंट्री, देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. शुरू के 4-5 साल यहाँ के मुश्किल है. आई वुड से आप कहेंगे कि 4-5 साल तो बहुत लंबा टाइम है, लेकिन मेरे ख्याल में इट मेक्स सेंस क्योंकि आप सब कुछ उखाड़ के जब एक नए मुल्क में इस्टेब्लिश करने की आप अपने आप को कोशिश करते हैं तो आपको ज़ाहिर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. और इस मुल्क में एम्प्लॉयमेंट के भी चैलेंजेस हैं. इस मुल्क में सबसे बड़ा चैलेंज जो स्किल्ड इमिग्रेंट्स को फेस होता है कि आपका जितना पिछला एक्सपीरियंस है 10 साल का 15 साल का वो सब ज़ीरो हो जाता है और आपको एक नए सिरे से अपनी लाइफ बिल्ड करनी पड़ती है. आपको न्यू डिग्रीज भी लेनी पड़ती है, आपको एजुकेशन भी अपनी अपडेट करनी पड़ती है और आपको ज़ीरो से अपनी जॉब और अपना कैरियर बिल्ड करना पड़ता है, विच इज़ वेरी चैलेंजिंग. मुझे ये कनाडा की बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि आप स्किल्ड इमिग्रेंट्स को जब मुल्क में बुला रहे हो, डॉक्टर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, एकेडमिशियंस आ रहे हैं, एजुकेशनिस्ट आ रहे हैं, आप उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़ीरो कर दो. आप उनका एजुकेशन भी इक्विवेलेंसी होने के बावजूद आप उनका एक्सपीरियंस ही नहीं कंसिडर कर रहे. तो वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो फिर ब्लू कॉलर जॉब्स में चले जाते हैं, विच इज़ वेरी अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ दिस कंट्री. एक और चीज़ कि यहाँ आने के बाद अपनी फील्ड में जॉब ढूंढते ढूंढते आपको 2-3 साल लगना कोई बड़ी बात नहीं है. और जब आपका कैरियर स्टार्ट होगा और अपनी फील्ड की कोई जॉब मिलेगी तो एक डिफरेंट लेवल का आपके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे. और वो प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि जैसे ही लेट्स से आपको जॉब $70,000-80,000 की अगर मिल भी जाती है 3-4 साल बाद, तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये है कनाडा में जो टैक्स रेट्स हैं, दोज आर कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड आई वुड से आर मच हायर. 40-50% तक आपके टैक्सेस जाते हैं. $70,000-80,000 पे आपका रफली हर साल आप तकरीबन $15,000-20,000 इनकम टैक्स दे रहे होते हैं. और फिर जितनी इन्फ्लेशन है फॉर अ फैमिली ऑफ 4 to 5 आपको ना करते हुए $6-7 हज़ार
جسٹ ٹو بی ایبل ٹو سروائیو ڈیسنٹلی آپ کو یہاں پر چاہیے. اور جو اسٹوڈنٹس یہاں پر آئے ہوتے ہیں سنگل فیملیز کے لیے, اگر وہ اور جابس بھی کر رہے ہیں تو $1,500-2,000 اپنی اسٹوڈنٹ ویزاز پر کما پاتے ہیں, تو ان کے لیے سروائیو کرنا یہاں پر بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا ٹرینڈ کی وجہ سے آپ کی لائف کے ڈیسیجن میں آپ امپیکٹ ہونا چاہیے, میرے خیال میں ہر ایک سرکمسٹانسز بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہر ایک کچھ نہ کچھ سیکریفائس کر کے ایک نئے ملک میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آئی ووڈ رادر سے کہ آپ اپنے سرکمسٹانسز کو ایویلیویٹ کیجئے. آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ فائنینشلی اور فزیکلی ایموشنلی آپ کی بینڈ وتھ اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہاں پر سروائیو کر سکیں گے, کیا آپ اتنا ٹائم انویسٹ کر سکیں گے. تو اس بیسس پہ ڈیسیجن لیجئے. اپنے آس پاس جو ٹرینڈس ہو رہے ہیں اس کو فالو مت کیجئے, کیونکہ دس کوڈ بی ریئلی کنفیوزنگ. ان دا اینڈ میں یہی کہوں گا, کینیڈا ہیز اسٹل اے لاٹ ٹو آفر, بٹ this country is not meant for everybody. Weather wise, economic and financial opportunities wise, اور جو ابھی تک انفلیشن کی صورتحال ہے اور باقی circumstances ہیں, اس میں it's not easy surviving in here, or it's not easy establishing your career. With that, I would like to thank you for watching me this far, and I would see you maybe some other time in the next video with some more information, hopefully soon. Until then, Allah Hafiz.